हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी बेस्ड एकेडमी पर। दोस्तों, हमने अपने इस चैनल पर पॉलिटी की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है यूपी पीसीएस एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए, तो आज हम उसमें लास्ट वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये टू द पॉइंट पूरे सेक्शन रहा है पॉलिटी का, क्योंकि हमारा मकसद क्या है कि जो 22 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप अपना कंफर्म सिलेक्शन कैसे लें, तो उस ही टारगेट को हम फोकस करते हुए टू द पॉइंट कंसाइज वे में पूरी पॉलिटी को आपके सामने वीडियो के माध्यम से लेकर आ रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास का। आज का जो सेक्शन होने वाला है उसमें हम बॉडीज़ को पढ़ेंगे। जो भी संस्थाएं होती हैं, बॉडी जो हो वो दो तरीके की हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्था, और दूसरी होगी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसको कहा जाता है, ऐसी बॉडी जिसका जिक्र संविधान में लिखित रूप से दिया गया है। जिसका मतलब क्या होगा कि जिसको किसी एक आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की अगर संस्था है तो हम उसको संवैधानिक संस्था बोलेंगे। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, जिसको संविधान में किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं किया हुआ है, केवल और केवल संसद से किसी एक्ट के माध्यम से उस बॉडी को बनाया गया है, तो वो होती है आपके पास नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और एक होती है आपके पास एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी जैसे हमारी नीति आयोग है ना, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब होता है कि ऐसी संस्था जिसको कैबिनेट के माध्यम से बनाया गया है। ये थोड़ी चीज़ें ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल में मेंशन होगी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संसद में किसी अधिनियम, किसी एक्ट के अनुसार बनाई जाएगी, और एग्जीक्यूटिव बॉडी कैबिनेट के दौरान इस बॉडी को गठित किया जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपने सामने पहली बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग। आर्टिकल मस्ट है 324, और इलेक्शन कमीशन को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब ये किसको अपॉइंट करें, ध्यान से सुनेंगे। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 2 अदर मेंबर होंगे। आई होप अब यहाँ से समझ में आता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है यह है 3 मेंबर बॉडी है। यस, और जो तीनों मेंबर हैं इसको एक कमेटी के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, जिस कमेटी में कौन कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, और एक अन्य मिनिस्टर होगा जिसको प्रधानमंत्री अपॉइंट करेंगे। और इन तीनों व्यक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमीशन या कमिश्नर नियुक्त करेगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति जो होंगे वो है सर्विस और टेन्योर को डिफाइन करेंगे। टेन्योर कितना होता है, 5 साल या 65 वर्ष आयु, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। सदस्यों की आयु डिफाइन नहीं है, ध्यान रखना। जो जितने भी सदस्य होते हैं उनकी एज डिफाइन नहीं है। केवल और केवल जो कमिश्नर चीफ कमिश्नर होंगे, मुख्य अधिकारी होंगे, उनकी आयु डिफाइन है। ठीक है, जो सीईसी होते हैं उनको पद से हटाया जा सकता है। कैसे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की मेजॉरिटी से पास होना चाहिए बिल, तो ही वो पद से हटेंगे। आई होप आपने ये सब देखा होगा। हमने आपको वीडियो के माध्यम से सब कराया है। फंक्शन अगर हम देखें तो क्या क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव कराना, राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी को चुनना। ठीक है, लोकसभा सदस्य या असेंबली सदस्य के अयोग्य होने पर राष्ट्रपति को सलाह देना, ये फैक्ट याद रखिएगा। कोड ऑफ कंडक्ट लागू कराना, वोटर लिस्ट तैयार करना। ठीक है, बी केयरफुल।
तो जो राज्यों में जो पंचायत चुनाव होते हैं इनको कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है, ये मैंने आपको कराया भी था कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं इसको अपॉइंट कौन करता है? राज्यपाल, और रिमूवल कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, ये रिपोर्ट किसको देगा? अपनी प्रेसिडेंट को। ठीक है, और राज्यों के संबंध में गवर्नर को। पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर रमा देवी। 25 जनवरी को मतदान दिवस होता है और आर्टिकल 326 में मत का अधिकार की बात की गई है। और मत का अधिकार कैसा है? एक वैधानिक अधिकार है। ठीक है, वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी बॉडी है यूपीएससी। ठीक है, अब यूपीएससी कौन से भाग में आती है? भाग 14 पार्ट 14 में यूपीएससी आती है। आर्टिकल 315 में मेंशन है, एक चेयरमैन होंगे, मेंबर होंगे, इनको राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे, 6 साल का कार्यकाल होगा, आयु, जस्ट वेट, 6 ईयर या 65 वर्ष आयु, जो भी पहले हो जाए। राष्ट्रपति को रिजाइन करेंगे, राष्ट्रपति ही रिमूवल करेंगे। ठीक है, तो यूपीएससी के जो मेंबर होते हैं वो किसी भी स्टेट पीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं। ठीक है, और चेयरमैन जो होंगे वो उसको रिअपॉइंट नहीं किया जा सकता यूपीएससी के में। ओनली पार्लियामेंट कैन जुरिडिक्शन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के संबंध में अगर कोई भी कानून बनाना है तो वह केवल और केवल संसद बना सकती है। और रिपोर्ट किसको करेंगे? यूपीएससी जब अपनी रिपोर्ट तैयार करती है तो किसको? प्रेसिडेंट को। सिमिलर कहानी स्टेट पीएससी की है। ठीक है, तो स्टेट पीएससी में अपॉइंट कौन करेंगे सदस्य, चेयरमैन और मेंबर को? गवर्नर। एज 6 ईयर या 65 वर्ष आयु, जो भी पहले हो जाए। रिजाइन गवर्नर, रिमूवल कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो चेयरमैन ऑफ स्टेट पीएससी या मेंबर होते हैं वह यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन बन सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट गवर्नर को। ये थोड़ा फैक्ट याद रखिएगा। फिर जॉइंट स्टेट पीएससी की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब क्या? संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, जॉइंट स्टेट कमीशन पीएससी का मतलब होता है 2 या अधिक राज्य अगर चाहें तो वह एक आयोग बना सकते हैं, दोनों राज्य मिलकर, और ये कौन बनाएगा? संसद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कैसी होगी बॉडी? एक स्टेटरी बॉडी होगी। चेयरमैन, मेंबर, इनको अपॉइंट कौन करेंगे? राष्ट्रपति। 6 ईयर या 65 वर्ष आयु, ये कार्यकाल है। रिमूवल कौन करेंगे? आपके राष्ट्रपति। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट बॉडी है आपके पास फाइनेंस कमीशन, वित्तीय आयोग। आर्टिकल 280 में आएगी। केवल और केवल एडवाइजरी बॉडी है, क्वेसी जुडिशियल बॉडी है। इस तरह की बॉडी पूछ लिया जाता है कि कैसी बॉडी है ये। ठीक है, अपॉइंट कौन करेगा? राष्ट्रपति। हर 5 साल में इनको अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, एक चेयरमैन और 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, रीअपॉइंट इनका हो सकता है। पार्लियामेंट इनकी क्वालिफिकेशन, इनके सदस्यों की क्वालिफिकेशन को तय करेगा। ठीक है, जो इलेक्शन का फाइनेंस कमीशन होता है, इसका कार्य क्या है? राज्यों व संघ के मध्य टैक्स का बंटवारा करना, राज्य वित्तीय आयोग से संबंध में पंचायतों को पैसा देना, वित्तीय स्थिति में धुरी का काम करता है। ठीक है, ये याद रखना। टैक्स का जो बंटवारा होता था पहले वो 42% था सेंटर और स्टेट को जाकर के, लेकिन अब वो कितना है? 41%, क्योंकि 1% हम किसको दे रहे हैं? यूटीज को दे रहे हैं, जम्मू एंड लद्दाख। ठीक है, ये याद रखना है। रिपोर्ट सिमिलर वही प्रेसिडेंट को रिपोर्ट जाएगी। जस्ट वेट, थोड़ा आजकल इशू कर रहा है। तो जो आपके पास फाइनेंस कमीशन है, तो पहले फाइनेंस कमीशन कौन बनते हैं? केसी नियोगी। 12 सी रंगराजन। 13वें नंबर पर विजय केलकर। 14 है वाईवी रेड्डी। 15 है एन.के. सिंह। और अभी 16वें नंबर का जो फाइनेंस कमीशन है उसको अपॉइंट किया गया है, और इसके अध्यक्ष जो बने हैं वो कौन है? अरविंद पंगड़िया। अरविंद पंगड़िया जी आपके नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और 2026 से 31 तक उनका कार्यकाल है। ठीक है, 16 नंबर का। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर एससी शेड्यूल कास्ट। आर्टिकल 338 में आता है। चेयरमैन और मेंबर होंगे, राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा, टेन्योर भी राष्ट्रपति के द्वारा ही तय किया जाएगा। इनका मकसद क्या है? क्यों बनाया गया है ये संस्था?
केवल और केवल जो शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति हैं उनका आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके। रिपोर्ट प्रेसिडेंट को। सिमिलर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है आर्टिकल 338A में, ये आर्टिकल याद रखिएगा। चेयरमैन मेंबर होंगे, सिमिलर वही कहानी है जो हमने इधर पढ़ा है, एक बार देख लीजिएगा बस, ठीक है। फिर हमारे पास आता है नेशनल कमीशन फॉर BC बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, जिसको हम OBC बोलते हैं। इसका आर्टिकल 338B में है, ये प्लीज़ आर्टिकल याद रखिएगा भाई। 338, 338A और 338B, मैच द फॉलोइंग आ गया तो हवा गोल हो सकती है, ठीक है। इसमें भी चेयरमैन जो होंगे उनको कौन अपॉइंट करेगा? राष्ट्रपति। 3 मेंबर होंगे, एक वाइस चेयरमैन होगा। बट यहाँ पर ये फैक्ट याद रखिएगा कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बना है, यह है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अनुसार बना है। ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। सिमिलर वही कहानी है कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का। रिपोर्ट किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात कर रहा है तो ये पार्ट 17 के अंतर्गत बात होती है। आर्टिकल 350B के अंदर में ये मेंशन है, ये दोनों डेटा याद रखिएगा, ठीक है। अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इनका? प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद था, ठीक है। ये क्या काम करेगा? जितनी भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैं उनको ये बचाव करेगा। क्यों? ताकि उनका भी समावेशी विकास हो सके, और जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होंगी उनको प्रभावी रूप से लागू करेंगे। और रिपोर्ट किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। नेक्स्ट आपके पास बॉडी आती है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 148 इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 148 में कैग को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट और ऑथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कार्य कितना होता है? 6 ईयर या 65 वर्ष आयु, जो भी पहले हो जाए। रिमूवल कैसे होगा? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, दोनों सदनों में 2/3 मेजोरिटी से। सैलरी कौन डिटरमाइन करेगा? पार्लियामेंट। काम क्या है? जितने भी सरकारी खाते होते हैं, योजनाएं होती हैं, वे अन्य खर्चे होते हैं, उनको ऑडिट करना, ठीक है। और सरकारी खातों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह भी दे सकता है, यस, ठीक है। ध्यान रखना, कल के दिन क्वेश्चन आ गया कि सरकारी खातों के संबंध में राष्ट्रपति को कौन सी संस्था सलाह देती है, कौन है जो सलाह देती है, तो ध्यान रखना कैग। अब कैग जो है राष्ट्रपति को रिपोर्ट देते हैं, तो 3 रिपोर्ट पेश करते हैं। पहली रिपोर्ट होगी ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, ठीक है। और जब राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट देते हैं कैग, तो राष्ट्रपति कहाँ रखते हैं? संसद में। और संसद किसको देता है? फिर पैक को, पब्लिक अकाउंट कमेटी को। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो पैक का अध्यक्ष होता है वो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, ये आपको पता है, मतलब विपक्ष की पार्टी का कोई लीडर होता है। तो अभी वर्तमान में कौन है पैक का अध्यक्ष? और पैक के जो अध्यक्ष होते हैं उसको अपॉइंट कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और कार्यकाल कितना होता है? 1 साल होता है, ठीक है। अभी मैं नाम पूछना चाह रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 76 काम क्या है इसका? सुप्रीम कोर्ट में सरकार का वकील होगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट और रिमूवल कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। टेन्योर फिक्स नहीं है, इंपॉर्टेंट, यहाँ से फैक्ट बन सकता है कि जो AGI होता है उनका कार्यकाल फिक्स होता है, नहीं। आमतौर पर ये क्या करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भंग होने पर इस्तीफा दे देते हैं। अरे भाई साफ ही लिख दिया ना, सरकार का वकील। अगर सरकार बदलेगी तो अपना वकील भी बदलेगी, अंडरस्टूड बात है, ठीक है। आर्टिकल 88 में ये प्रावधान है कि AGI संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है, बट वोट नहीं करेगा किसी भी बिल पर, ठीक है। और इसको MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह ही शक्ति मिली है, कैबिनेट कमेटी का सदस्य ये नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो AGI को असिस्ट करता है कौन? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, एडिशन ऑफ AGI, ये याद रखिए। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, दैट मीन्स आर्टिकल 76 में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का कहीं कोई जिक्र नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 2 आर्टिकल मस्ट है, 76 और 88, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य महाधिवक्ता। आर्टिकल 165 के अंदर इसको मेंशन किया हुआ है। अपॉइंट गवर्नर, रिजाइन किसको करेंगे? गवर्नर को। टेन्योर फिक्स नहीं, सिमिलर। इसका काम क्या है? राज्य सरकार का वकील, प्रत्येक राज्य में होता है। और कहाँ पर?
हाई कोर्ट में। ठीक है, हाई कोर्ट में राज्य सरकार को भी लिखा हुआ है। सिमिलर राज्य विधानमंडल में बोल सकता है परंतु वोट नहीं करेगा। जो हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, सिमिलर यही कहानी है। नेक्स्ट हम देखते हैं जीएसटी। जीएसटी का जो गठन होता है वो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2017 से लागू होता है और यह आर्टिकल 279A में मेंशन है। ठीक है, और इसी के तहत जीएसटी काउंसिल बनती है। तो जीएसटी काउंसिल में एक प्रमुख होते हैं और सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो प्रमुख कौन होगा जीएसटी काउंसिल का? फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर। तो जो फैसला आएगा इस काउंसिल से वो 3/4 वोट मेजोरिटी से आता है। दैट मीन्स 1/3 वोट होगा भारत सरकार का और 2/3 वोट होंगे राज्य सरकारों के। तो अभी तक हमने जितनी भी बॉडी देखी है वो सब कैसी बॉडी थी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं जिक्र आर्टिकल में होता था। ठीक, अब आती है हमारे पास नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दैट मीन्स असंवैधानिक संस्थाएं। ठीक है, नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आता है। 1 जनवरी 2015 में गठन होता है और अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास संस्था है नेशनल या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, राष्ट्रीय या राज्य मानव अधिकार आयोग। ये कब बनता है? ह्यूमन राइट एक्ट 1992 के अनुसार। ठीक है, ये ईयर याद रखिएगा। चेयरमैन होंगे कौन? रिटायर्ड सीजीआई होंगे या सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जज या ठीक है, चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट। रिटायर्ड केवल ये याद रखना, रिटायर्ड ही होंगे। अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा और स्टेट में गवर्नर के द्वारा। ऑथ प्रेसिडेंट के द्वारा और स्टेट में जो ऑथ होगी वो गवर्नर के द्वारा। ठीक है, टेन्योर दोनों का सेम है, लगभग 70 साल आयु और 3 वर्ष कार्यकाल, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी राष्ट्रपति के द्वारा रिमूव होता है और रिपोर्ट किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। ठीक है, और स्टेट वाले गवर्नर को। प्लीज़ ये थोड़ा याद रखिएगा। सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, जहाँ पर मैं सेंट्रल और ऐसे ऑब्लिक करके स्टेट लिख रहा हूँ ना, तो आपको पता नहीं चले कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, राज्यों का भी और केंद्र का भी। जो आपके पास इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, इसका जो गठन होगा वो आरटीआई एक्ट 2005 के अनुसार हो रहा है, जिसमें मैं सेंट्रल की बात कर रहा हूँ। 1 चेयरमैन और 10 मेंबर होते हैं। अपॉइंट और ऑथ प्रेसिडेंट के द्वारा, रिमूवल भी प्रेसिडेंट करेंगे। सैलरी कौन तय करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर थोड़ा क्रिटिसाइज हुआ भी था जब हमने अमेंड किया था आरटीआई एक्ट के अनुसार सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को। टेन्यूर 3 वर्ष या 65 वर्ष आयु। ठीक है, पहले 5 वर्ष टेन्यूर होता था। और अगर हम स्टेट के रिस्पेक्ट में बात करें तो अपॉइंट और रिमूवल गवर्नर करेंगे। टेन्यूर जो फिक्स होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे। दैट मीन्स 3 वर्ष या 65 वर्ष आयु। सैलरी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही तय करेगा। तो थोड़ा ये यहाँ पर क्रिटिक्स भी होता है इस चीज़ का। नेक्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो आपके पास सतर्कता आयोग होता है, यह है 1964 में गठन होता है इसका। ठीक है, और कौन सी कमेटी के आधार पर होता है? संथानम कमेटी के अनुरोध पर इसका गठन किया गया। 2003 में इसको स्टेट्यूटरी स्टेटस का दर्जा मिला, जिसमें 1 प्रमुख और 3 सदस्य होते हैं। अपॉइंटमेंट और रिमूवल कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। टेन्यूर कितना होता है? 4 वर्ष या 65 वर्ष आयु, जो भी पहले हो जाए। रिपोर्ट राष्ट्रपति को। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आयु और इसका टेन्यूर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बॉडी है हमारे पास सीबीआई। सीबीआई को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में 1963 में गठित किया जाता है। ठीक है, लेकिन अब यह सीबीआई की जो बॉडी है ये कौन से मंत्रालय के अंदर काम कर रही है? पीएमओ ऑफिस पे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पे ये काम कर, इसके अधीन ये काम करती है। ठीक है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, केवल और केवल इन्वेस्टिगेट एजेंसी के रूप में ये काम करती है। ठीक है, और जो सीबीआई को पावर मिलती है वो किसके तहत मिलती है? द स्पेशल दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिश एक्ट 1946 के तहत ये पावर दी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा। लोकपाल एंड लोकायुक्त। लोकपाल होंगे केंद्र स्तर पर, लोकायुक्त होंगे राज्य स्तर पर। किस बात को लेकर आते हैं? भ्रष्टाचार को लेकर के, ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाए। ठीक है, लेकिन अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें 1809 में स्वीडन में सबसे पहले भ्रष्टाचार शब्द को क्या बोला गया? ओम्बुड्समैन। ठीक है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में पास होता है। ठीक, इस्टेब्लिश कब होता है? 2019 में। देखो एक्ट 19 में आता है और बॉडी कब
इस्टेब्लिश हो रही है 19 में। मेंबर कितने हैं? 8 मेंबर होंगे और एक प्रमुख होगा, तो टोटल 9 मेंबर है। ठीक है, 1+8। टेन्योर कितने हैं? 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो 1966 में मोरारजी देसाई ने कमेटी बनाती है ADR, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म। फिर 67 में के हनुमंता के अंडर में, जो कि इसके पहले हेड होते हैं, किसके? फर्स्ट हेड ऑफ ARC। 1971 महाराष्ट्र में पहला ऑफिस तैयार होता, फर्स्ट ऑफिस। उड़ीसा में पहला स्टेट है जिसने इसको एक्ट बना करके पास किया। और बोहरा समिति बोलती है कि राजनेता में अपराधी के बीच संबंध हो। ठीक है, संबंध होता है, दैट मीन्स पॉलिटिकल नेक्सस, जिसकी मैं बात करूँ। राजमंदार समिति बोलती है कि IAS और IPS पद ही खत्म कर देने चाहिए, क्योंकि इनमें पॉलिटिकल और जितने भी अपराध होते हैं वो कनेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रमुख संवैधानिक संशोधन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट जो अमेंडमेंट होता है 1951 में, वो होता है लैंड रिफॉर्म। ठीक है, 35वें नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1974 में, जो सिक्किम है वो भारत संघ का पार्ट बनता है। ठीक है, 42वां 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, राइट टू प्रॉपर्टी को हमने ख़त्म किया। और जो 42वां संविधान संशोधन 76 है, इसको आप बोल सकते हैं क्या? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलते हैं ना, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया था? प्रेम्बल में चेंजेस किए थे, तो थोड़ा ध्यान रखना। जाकर के प्रेम्बल वाले वीडियो देखिएगा, मैंने उसमें अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है कि नेचर क्या है, सोर्स क्या है, ठीक है, जस्टिस कितने हैं। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2017 GST। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 103 EWS वेरी इंपॉर्टेंट 2019। 104 2019 लोकसभा और असेंबली में जो भी एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन होता था उसको ख़त्म किया गया 104 के अनुसार। 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2021 में आता है। ठीक है, और 2023 में 128 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया आता है। कौन सा? वुमेन रिप्रेजेंटेशन, दैट मीन्स नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जब ये एक्ट बन करके पास हुआ तो यह 106 नंबर का एक्ट बन जाता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से आर्टिकल को जोड़ा गया? आर्टिकल 339AA, आर्टिकल 330A, आर्टिकल 332A, ये आर्टिकल याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमने पूरी पॉलिटी को टू द पॉइंट PCS 22 दिसंबर को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया है। तो प्लीज़ जाकर के एक बार अच्छे से गो थ्रू हो जाइएगा पूरी पॉलिटी के लेक्चर पर, क्योंकि इससे बाहर पेपर आने की गुंजाइश नहीं है। भरोसा रखिएगा, जब आप PYQ सॉल्व करेंगे और एनालाइज करते चलिएगा कि जो हमने पॉलिटी कराया है वो कितना सफिशेंट है। तो कहीं टंग स्लिप के दौरान बातें निकल जाती हैं तो प्लीज़ उनके लिए माफ़ी, लेकिन जो लिखा हुआ है वो तथ्य है, तो उस पर आप थोड़ा फोकस करके चलिएगा। ठीक है, तो प्लीज़ अगर अभी तक, मैं फिर बोल रहा हूँ, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जा करके चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों तक फैलाएंगे चीज़ों को, शेयर करेंगे चैनल को, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए और कुछ अच्छा काम कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर पर। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा टारगेट है 10 दिन में करने का टू द पॉइंट। तो प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, और जो 22 दिसंबर का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप बहुत ही शानदार तरीके से एग्ज़ाम को फाइट कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स दिया करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।